गर्मी में गरीब बहू की मिट्टी के घड़े वाली रसोई। काश मेरे पिताजी ने मुझे मर जाने दिया होता तो कम से कम इस गरीब घर में मेरी शादी तो नहीं होती। रिद्धि अपने पति समर के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। उसका गृह प्रवेश हो रहा था, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी सास सरिता उसे आवाज लगाती है, रिद्धि बेटा, ओ रिद्धि, कहाँ खो गई? कलश गिराकर घर के अंदर आओ। माना हमारा एक कमरे का घर है, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। आखिर रिद्धि अपने गृह प्रवेश के दिन ऐसी बातें क्यों सोच रही है? क्या उसने सच में सुसाइड किया था? और उसकी शादी समर से कैसे हुई? जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। वाओ रवि, एक चिकन तो बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू मुझे KFC लाने के लिए। रिद्धि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग करने के बाद KFC में बैठकर बड़े मजे से क्रिस्पी चिकन खा रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड रवि कहता है, यार रिद्धि, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो मेरी पुणे में जॉब लग गई है। कल ही मैं पुणे चला जाऊंगा। क्या? कल तुम पुणे जा रहे हो? और ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बेबी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। और हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। इस तरह रवि चिकनी चुपड़ी बातें करके रिद्धि को कन्विंस कर लेता है। अच्छा ठीक है बाबू, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझसे रोज बात करोगे। हाँ बेबी, प्रॉमिस। रवि की बात सुनकर रिद्धि उदास हो गई थी। वो आधे मन से चिकन खाती है और फिर रवि के साथ बाइक में बैठकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन रिद्धि रवि को फोन करती है तो उसका फोन अनरीचेबल आता है। क्या रवि पुणे चला गया? लेकिन उसने मुझे बताया भी नहीं। रिद्धि के मन में इस तरह के काफी सवाल आते हैं, लेकिन रवि का फोन बार बार अनरीचेबल आ रहा था। रिद्धि रवि को रोज फोन करती है, लेकिन उसका फोन कभी नहीं लगता है। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। रवि से बात ना होने की वजह से रिद्धि बहुत दुखी थी। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड काव्या उससे मिलने के लिए आती है। यार रिद्धि, तू पागल है क्या? 10 दिन से ना कॉलेज आ रही है ना कॉल पिक कर रही है। तुझे हुआ क्या है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने देखकर रिद्धि उसे गले लगा लेती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। रिद्धि, तू इतना क्यों रो रही है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। यार देखना, रवि जब से पुणे गया है वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। रिद्धि की बात सुनकर काव्या हैरान हो जाती है। पुणे नहीं तो रवि तो यही है, उसने शादी कर ली है। ये देख उसकी फोटो। काव्या इंस्टाग्राम पर रवि और उसकी वाइफ की फोटो रिद्धि को दिखाती है। रिद्धि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो रवि को अपने फोन से फोन लगाना। काव्या अपने फोन से रवि को कॉल करती है और रवि कॉल उठा लेता है। रिद्धि काव्या से उसका फोन ले लेती है। रवि, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली, तुमने तो कहा था तुम पुणे जा रहे हो। हाँ रिद्धि, मैं तुमसे झूठ कहा था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा, वरना तुम मेरी शादी में आकर ड्रामा करती। रिद्धि इतना सुनते ही उसके हाथ से फोन छूट जाता है। रवि की बात सुनकर रिद्धि सदमे में चली गई थी। वो सदमे में अपने कमरे से बाहर भागती है, जिसे देखकर रिद्धि रुक जा, तू कहाँ जा रही है? काव्या रिद्धि के पीछे भागती है, लेकिन रिद्धि दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वहीं रिद्धि के पापा भी अपनी कार से किसी काम से जा रहे होते हैं और वो रिद्धि को भागते हुए देखते हैं। रिद्धि कड़ी धूप में भागते भागते अपने घर के पास वाले रेलवे फाटक में चली जाती है। वो जैसे ही ट्रेन के सामने कूदने वाली होती है, वैसे ही उसके पिता उसका हाथ खींच लेते हैं। रिद्धि, ये क्या करने जा रही थी तुम? पिताजी, आपने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम चलो मेरे साथ घर। अशोक रिद्धि को पकड़कर गुस्से में घर ले आता है। रिद्धि हॉल में सोफे पर बैठकर रो रही थी। रिद्धि, तुम सुसाइड करने जा रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्यों कर रही थी तुम ऐसा? पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उस लड़के के बिना नहीं रह सकती हूँ। बेटा, हमें ऐसे ही किसी के लिए अपनी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। मालती, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे हाथ से निकल चुकी है। ये तो आज ही हमारी नाक कटवा देती। पहले इसने बॉयफ्रेंड रखा और अब इस सुसाइड करने जा रही थी। बस बहुत हो गया। अब मुझे जो भी जैसा भी लड़का मिलेगा, अमीर हो या गरीब, मैं इसकी शादी करवा दूंगा। अशोक इतना कहते ही सीधे पंडित को फोन लगाते हैं। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी रिद्धि के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। अमीर हो या गरीब, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे जजमान, अगर ऐसी बात है तो मेरी नजर में एक लड़का है। उसका नाम समर है, लेकिन वो गरीब घर से है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अशोक की बात मानकर पंडित जी समर से रिद्धि की शादी तय कर देते हैं और 2 दिनों में समर और रिद्धि की शादी हो जाती है। समर रिद्धि को अपने घर ले आता है। समर की माँ सरिता रिद्धि का गृह प्रवेश करवाती है।
काश मेरे पिताजी ने मुझे मर जाने दिया होता तो कम से कम इस गरीब घर में मेरी शादी तो नहीं होती। रिद्धि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन सरिता बड़े प्यार से रिद्धि से बात करती है। हाँ भाभी आइए ना। रिद्धि अपनी सास और ननद की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और कलश को पैर से गिराकर घर के अंदर कदम रखती है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ पर। घर है या ज्वालामुखी, इतना गर्म, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रिद्धि अपनी शादी से नाखुश थी, इसलिए वो अपने ससुराल वालों को अपनी नाराजगी साफ जाहिर करती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसके इस बिहेवियर से गुस्सा नहीं होते हैं। समर, तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? ये पराठा फैन चलाकर बहू के सामने रख। समर पराठा फैन चलाकर रिद्धि के सामने रख देता है और उसे बैठने के लिए कुर्सी देता है, लेकिन पराठा फैन भी गर्म हवा फेंक रहा था। समर के घर वाले पसीने में भीगे हुए थे, क्योंकि उनके घर पर एक सीलिंग फैन थी जिसमें कोई जान नहीं थी, और पराठा फैन जो थोड़ी हवा करता भी था उसे भी उन लोगों ने रिद्धि को दे दिया था। ये सब देखकर रिद्धि, कितने ड्रामेबाज लोग हैं, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें क्या लगता है मैं इनके झांसे में आ जाऊंगी? कभी नहीं। रिद्धि अमीर घर से थी, इसलिए उसे ज्यादा गर्मी की आदत नहीं थी। गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो पसीना पसीना हो जाती है। बहू, तुझे क्या हो गया है? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? माँ, शायद भाभी को गर्मी लग रही है, वो तो अपने मायके में एसी में रहती होगी ना। बड़ी बहू, एक काम कर, तू रिद्धि के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर ले आ। सरिता की बात सुनकर चारू रसोई में जाकर मिट्टी की घड़ी से दही निकालकर लस्सी बनाती है और रिद्धि को लस्सी लाकर देती है। रिद्धि ठंडी लस्सी पीती है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है। अब जाकर कहीं जान में जाना ही है। रिद्धि, बहुत थक गई होगी, जा बाथरूम में कपड़े बदल ले और फिर खाना खाकर सो जाना। ठीक है माँ जी। रिद्धि कपड़े बदल कर आती है और चारू रसोई से खाना लाकर चटाई पर रखती है। चारू जैसे ही सब्जी के बर्तन से प्लेट हटाती है, माँ जी सब्जी तो खराब हो गई है, मैंने ये सब्जी 4 बजे ही बनाई थी। बहू, आज गर्मी बहुत है ना, शायद इसलिए सब्जी खराब हो गई होगी। अब हम लोग क्या खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। चारू सभी को नमक रोटी और साथ में थोड़ी दही देती है और सारा दही रिद्धि को दे देती है। चारू का बेटा रौनक अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी नई चाची को हाथ से पंखे की हवा करने लगता है। चाची, आपको पसीना आला है ना? अब आपको पसीना नहीं आएगा। भाभी, आपने सारा दही मुझे क्यों दिया है? आप लोग खाइए ना। देवरानी जी, हमारा क्या है, हमें तो रूखी सूखी रोटी खाने की आदत है, लेकिन आप तो बड़े घर से हैं, आप दही रोटी खा लीजिए। इतना कहकर चारू नमक रोटी खाने लगती है। ये लोग कितने अजीब हैं, मैं इनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। रिद्धि के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। वो रिद्धि को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते। सभी का प्यार देखकर रिद्धि इमोशनल होती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो जैसे तैसे मुंह बनाकर दही रोटी खाती है और फिर सभी के साथ सोने के लिए चली जाती है। सोनम जमीन पर सबके लिए एक साथ बिस्तर लगाती है, जिसे देखकर, समर जी, मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं करूंगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए। रिद्धि, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो, तुम सोनम के साथ आराम से सो जाओ, मैं बिस्तर की दूसरी तरफ सो जाता हूँ। घर छोटा और एक ही बिस्तर होने की वजह से सभी घर वाले रिद्धि और समर को अलग अलग सोते हुए देखते हैं, लेकिन कोई रिद्धि को कुछ नहीं कहता है। सभी सो जाते हैं। रिद्धि को जमीन पर इतनी गर्मी में सोने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे नींद नहीं आती है और वो बार बार करवट बदलती है। माँ, भाभी को गर्मी लग रही है, पराठे का मुंह थोड़ा उनकी तरफ कर दीजिए। नील, तू पराठा को बहू की तरफ रख दे, उसे थोड़ी गर्मी कम लगेगी। सरिता की बात सुनकर नील पराठा का मुंह रिद्धि की तरफ कर देता है और खुद परिवार वाले गर्मी में पसीने से तरबतर होकर सोते हैं। रिद्धि जैसे तैसे सबके साथ सोती है। अगली सुबह, कौन आवाज लगा रहा है? मुझे सोने दो ना। रौनक, माही, आवाज मत करो बच्चों, तुम्हारी चाची सो रही है, देखो, उन्हें सोने दो। सरिता की आवाज सुनकर रिद्धि उठ जाती है। उठ गई बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी जेठानी नाश्ता बनाने जा रही है, फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। रिद्धि नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वहीं उसकी जेठानी चारू चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसका धुआं पूरे घर में फैल जाता है। जब रिद्धि बाथरूम से बाहर निकलती है तो धुएं को देखकर हैरान थी। ये सब क्या है? इस धुएं में तो मेरी आंखें जल रही हैं। चारू बहू, तुझे कितनी बार कहा है थोड़ा सुबह सुबह खाना बना लिया कर, तुझे दिखता नहीं है चूल्हे की वजह से घर कितना गर्म हो गया है। चारू बहू, तू कल से आंगन में खाना बनाना। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं थोड़ा आराम कर रही थी, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, मैं तो आंगन में खाना कैसे बनाऊँ, वहाँ तो बहुत कड़ी धूप है। एक तो जेठानी जी सारा दिन इन लोगों के लिए काम करती रहती है और ये लोग हैं कि उन्हीं के ऊपर भड़क रहे हैं। रिद्धि ये सब सोच ही रही थी कि इतने में रिद्धि के ससुर नदी से नहाकर घर आते हैं। रिद्धि बेटा, तू उठ गई, चल तू नाश्ता कर ले।
नहीं ससुर जी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है देवरानी जी? देखिए मैंने कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। मैंने भिंडी की भुजिया, रोटी और अभी तो मैं आम की चटनी पीसने जा रही हूँ। चारू आम काट कर उसे सिलबट्टे पर पीस कर उसकी चटनी बनाती है और सभी को खाना निकाल कर देती है। रिद्धि बेटा तू यहाँ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। रिद्धि सरिता के पास जाती है और सरिता उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना खाते हुए रिद्धि बहुत इमोशनल हो रही थी। मुझे आज तक ऐसे किसी ने हाथ से खाना नहीं खिलाया। पिताजी बिजनेसमैन में हमेशा बिजी रहते थे और माँ उनके साथ बिजनेस ट्रिप में ज़्यादातर बाहर रहती थी। पर ये लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कितना प्यार है। रिद्धि अपने सास के हाथों से खाना खाती है। खाना खाने के बाद रिद्धि जब बर्तन साफ करने के लिए जाती है तो सोनम उसे रोक लेती है। भाभी आप बर्तन साफ मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, बाहर धूप बहुत है। इतना कहकर सोनम सारे बर्तन लेकर आंगन में जाकर बर्तन धोने लगती है। कड़ी धूप में बर्तन धोने से उसकी हालत खराब हो रही थी। सर से पसीना टपक रहा था, लेकिन वो बार बार पसीना पोंछते हुए अपना काम कर रही होती है। सोनम को देखकर रिद्धि, शायद मैं इन लोगों को गलत समझ रही थी। हर कोई उस रवि जैसा नहीं होता और ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कितनी बड़ी पागल थी जो उस मतलबी इंसान के लिए अपनी जान देने चली थी। रिद्धि ये सब सोच ही रही थी कि तभी माही और रौनक उसके पास आते हैं। चाची हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलो ना। अच्छा ठीक है। रिद्धि दोनों बच्चों के संग आंगन में पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है। बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने में रिद्धि को बड़ा मजा आता है, लेकिन वो खेलते खेलते थक गई और वो हाँफने लगती है। बच्चों अब मैं और नहीं खेल सकती, मैं थक गई हूँ, तुम लोग खेलो। रुकिए चाची, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रौनक भागते हुए घर के अंदर जाता है और मिट्टी के घड़े से पानी लाकर रिद्धि को पानी पीने के लिए देता है, जिसे देखकर माही, मैं भी चाची के लिए पानी लेकर आऊंगी। माही पानी के लिए घर के अंदर जाती है। वो पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता है और उसका हाथ लगकर घड़ा टूट जाता है, जिसे देखकर, सत्यानाश, ये बच्चे बड़े बदमाश हो गए हैं। हमारे पास पानी पीने के लिए एक ही तो घड़ा था, अब वो भी इन लोगों ने तोड़ दिया। बड़ी बहू तू इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं है? अब मैं क्या ही कहूँ माँ जी, मैं तो बाहर तार में कपड़े डाल रही थी। सरिता जब माही पर गुस्सा करती है तो उसकी आवाज सुनकर रौनक और रिद्धि घर के अंदर आते हैं। माँ जी आप माही को मत डांटिए, वो तो मेरे लिए पानी लेने गई थी। रिद्धि की बात सुनकर सरिता शांत होती है। सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब चारू सबको प्लास्टिक की बाल्टी से पानी निकाल कर पीने के लिए देती है। समर जैसे ही पानी पीता है तो उसका मुंह बन जाता है। ये पानी कितना गर्म है, भाभी आप मिट्टी के घड़े से पानी दीजिए ना। देवर जी मिट्टी का घड़ा माही के हाथ से टूट गया है। पता नहीं माही को घड़ा छूने की क्या जरूरत थी, देखो अब हमें गर्म पानी पीना पड़ा है। हाँ बच्ची ही तो है, अब उससे गलती हो गई तो क्या करें। मैं अपने मालिक से बात करके घड़ा ले लूंगा और उसके पैसे अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। नील और हरिशंकर एक मटका बनाने वाले कुम्हार के पास काम करते थे, जिनका मटका उनके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी सप्लाई होता था। सभी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। रिद्धि के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार और अपनापन देते हैं। एक दिन काम से लौटते हुए समर फास्ट फूड की दुकान से रिद्धि के लिए फ्राइड चिकन ले आता है और घर लाकर रिद्धि को देता है। ये क्या है? ये फ्राइड चिकन है, तुम्हें पसंद है ना? आज मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले थे तो मैं तुम्हारे लिए ये ले आया। शादी के टाइम तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम्हें फ्राइड चिकन पसंद है। समर का अपने लिए इतना प्यार देखकर रिद्धि रोने लगती है, जिसे देखकर, रिद्धि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बहू, तू ऐसे रो क्यों रही है? आप लोग कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना इन कुछ दिनों में आप लोगों ने दिया है। मेरे बॉयफ्रेंड के धोखा देने की वजह से मैं तो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बचा लिया और मेरी शादी जबरदस्ती आपसे करवा दी समर जी। रिद्धि बहुत बुरी तरह से रो रही थी तो सरिता उसे गले लगाकर चुप कराती है। बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ और अब आगे का सोचो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। सरिता की बात सुनकर रिद्धि समर की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें चुरा लेती है। रिद्धि के शांत होने के बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सोनम सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रही थी। वो काफी परेशान लग रही थी। क्या हुआ सोनम, तुम परेशान लग रही हो? भाभी मुझसे ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। होमवर्क करते करते मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। रिद्धि सोनम के होमवर्क में मदद करती है, जिससे सोनम का काम जल्दी हो जाता है और वो खुश हो जाती है। थैंक यू भाभी, मेरी मदद करने के लिए। आपने मेरी होमवर्क में मदद की है तो अब मैं आपको घुमाने लेकर जाऊंगी, पर अभी बहुत गर्मी है, हम लोग शाम को चलेंगे।
रिद्धि अब अपने ससुराल वालों के साथ काफी घुल मिल गई थी। वो खाना बनाने में अपनी जेठानी की मदद करती है, लेकिन जैसे ही वो सब्जी काटने के लिए कैरी बैग से सब्जी निकालती है तो वो देखती है कि सारी की सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। भाभी, रोज हमारी सब्जी खराब हो जाती है, क्या हम सब्जी खराब होने से बचा नहीं सकते? रिद्धि, तुम तो देख ही रही हो ना हमारा घर कितना गर्म है, अगर हमारे पास फ्रिज होता तो सब्जी खराब नहीं होती। चारू की बात सुनकर रिद्धि उदास हो जाती है क्योंकि वो फ्रिज खरीद नहीं सकती थी। ये सब सोचते हुए रिद्धि चारू के साथ खाना बनवाती है। सभी खाना खा लेते हैं। शाम को रिद्धि सोनम के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। सोनम, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? चलो भाभी, आपको पता चल जाएगा। रिद्धि और सोनम दोनों रास्ते में चल रही थी। शाम का वक्त था, इसलिए रास्ते में थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखिए, मिट्टी के घड़े बनाने की फैक्ट्री, यहीं बड़े भैया और पिताजी काम करते हैं। रिद्धि और सोनम दोनों मिट्टी के घड़े बनाने वाली फैक्ट्री के सामने खड़ी थी। फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे और मिट्टी के घड़े बना रहे थे। फैक्ट्री में छोटे बड़े हर तरह के घड़े थे। लोग अपने अपने घड़े लेने के लिए खड़े थे। कुछ लोगों के हाथ में पौधे थे। इतने सारे घड़े, वो भी इतने अलग अलग तरह के। मुझे तो लगता है कि मिट्टी के घड़े में सिर्फ पानी रखा जाता है। नहीं भाभी, मिट्टी का घड़ा तो बड़ी काम की चीज है। मिट्टी का घड़ा तो ठंडा होता है ना, इसलिए लोग यहाँ इसका कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सोनम और रिद्धि फैक्ट्री के सामने खड़ी होकर बातें करती है और फिर अपने घर की तरफ चल देती है। रास्ते में उन्हें एक कुल्फी वाला मिलता है। भाभी चलिए ना, कुल्फी खाते हैं। सोनम रिद्धि को कुल्फी खिलाने के लिए ले जाती है। कुल्फी वाला अपने मिट्टी के घड़े से कुल्फी निकालकर दोनों को खाने के लिए देता है। भैया, घड़े में बर्फ पिघलती नहीं है क्या? नहीं तो, ये मिट्टी का घड़ा है, अंदर से फ्रिज की तरह ठंडा होता है। कुल्फी वाले की बात सुनकर रिद्धि को सोचने लगती है। पापा, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? रिद्धि अपने पापा मम्मी के साथ गाड़ी में नाना नानी के घर जा रही थी। तभी अशोक हाईवे पर एक ढाबे के सामने अपनी गाड़ी रोकते हैं। बेटा, मुझे भूख लगी है, हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके हैं। रिद्धि अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी से नीचे उतरती है। वो देखती है कि ढाबे में खाना मिट्टी के बर्तन में बन रहा है और ढाबे का मालिक लाल कपड़े से लिपटी मिट्टी के घड़े से सब्जियां निकालकर उससे खाना बना रहा है। पापा, ये अंकल मिट्टी के घड़े से सब्जी क्यों निकाल रहे हैं? बेटा, ये छोटा सा ढाबा है ना, उनके पास हमारी तरफ फ्रिज नहीं है और ये मिट्टी का घड़ा ठंडा होता है, इसलिए सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए ये लोग सब्जी को मिट्टी के घड़े में रखते हैं। मिट्टी का घड़ा देसी फ्रिज होता है बेटा। अरे वाह, क्या आइडिया आया है। सोनम, जल्दी घर चलो। रिद्धि सोनम के साथ जल्दी से अपने घर आ जाती है। क्या हुआ भाभी, कुछ बताइए तो। मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी, तुम एक काम करो, जल्दी से बाहर से बालू लेकर आओ। रिद्धि घर में पड़े हुए टेढ़े मेढ़े मिट्टी के घड़े को पानी से धोती है और आंगन में बैठकर बड़े वाले घड़े का ऊपरी सिरा तोड़ देती है। सोनम रिद्धि को बालू लाकर देती है और रिद्धि उसे बड़े वाले मिट्टी के घड़े में भर देती है और उसमें पानी डालकर बालू को भिगा देती है। फिर बीच में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखकर उसके चारों तरफ बालू डाल देती है। देखो सोनम, हमारा देसी फ्रिज तैयार है, अब हमारी सब्जियां खराब नहीं होंगी। रिद्धि सारी सब्जियों को अपनी देसी फ्रिज में रख देती है। रात में जब चारू और वो खाना बनाने की तैयारी करते हैं तो सब्जियों को ठीक देखकर चारू खुश हो जाती है। देवरानी जी, आपका देसी फ्रिज तो काम कर गया, काश आप इस चूल्हे का भी कुछ कर पाती। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से पूरे घर में धुआं हो गया था और चारू को बहुत गर्मी लग रही थी। चारू की बात सुनकर रिद्धि के दिमाग की बत्ती फिर से जलती है और वो एक हथौड़ा लाकर चूल्हे के पास दीवार को थोड़ा सा तोड़ती है और मिट्टी के घड़े का निचला हिस्सा तोड़कर उसे दीवार पर फिट कर देती है और उसमें मिट्टी लगा देती है, जिससे सारा धुआं बाहर चला जाता है। देवरानी जी, आप तो जादूगरनी है, एक पल में आपने सारे धुएं को घर के बाहर कर दिया। रिद्धि और चारू दोनों बिना धुएं के आराम से खाना बनाती है। रात में उसके ससुर और जेठ अपने साथ कई सारे मिट्टी के घड़े लेकर आते हैं। कुछ घड़े काफी बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे होते हैं। सिर्फ एक घड़ा पानी भरने लायक होता है। क्या जी, आप ये सब क्या लेकर आए हैं? हमारे घर में तो पहले ही जगह नहीं है और ऊपर से आप ये घड़ा ले आए। वो आज ना फैक्ट्री में एक बड़ा ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो कुछ रिजेक्ट माल बचे थे तो हम उसे घर ले आए, वो भी फ्री में। माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, ये घड़ा हमारे किसी न किसी काम आ ही जाएगा। बहू, अगर तू कहती है तो ठीक है। नील और हरिशंकर सारे घड़ों को एक कोने में रख देते हैं और नील एक सही साइज वाले घड़े को पानी से अच्छे से धोकर उसमें पानी भर देता है और जूट की बोरी भिगाकर उसमें बांध देता है, जिसमें कुछ देर में पानी बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। माँ, आप गर्म पानी पीकर परेशान हो गई थी ना, लीजिए ये ठंडा पानी पीजिए। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं लेकिन उन्हें बहुत गर्मी लगती है। रिद्धि भी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। जेठानी जी, आप सबको खाना दीजिए, मैं तब तक इस पंखे का कुछ करती हूँ।
रिद्धि एक बड़ा सा घड़ा लेती है और उसके दोनों साइड को तोड़कर बीच वाले हिस्से से एक गोल रिंग बनाती है। फिर वो जूट की बोरी को पानी से भिगाकर उसमें बांध देती है और घड़े के एक हिस्से में 4-5 छेद करके उसे फराटा फैन की जाली खोलकर उसकी जगह बांध देती है। ऐसा करने से जो पंखा पहले गर्म हवा फेंक रहा था वो अब ठंडी हवा फेंकने लगता है। कितनी ठंडी हवा आ रही है, आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। सभी खाना खाते और सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फराटा फैन एक ही तरफ हवा दे रहा है। काश हमारे घर में कूलर होता तो हमारा पूरा घर ठंडा रहता। नील को उदास देखकर रिद्धि को उसके लिए बुरा लगता है। वो कूलर के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। रिद्धि घर में कूलर लाने का सोचती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन रिद्धि बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक कबाड़ की दुकान में पंखा और मोटर दिखता है, जिसे देखकर फिर से रिद्धि के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कबाड़ वाले से पंखा और मोटर खरीद कर घर ले आती है। बहू, ये सब क्या है? तू इन चीजों से क्या करने वाली है? माँ जी, मैं घर पर कूलर बनाऊंगी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, आज मेरी पढ़ाई काम आएगी। रिद्धि मिट्टी के घड़े के दोनों तरफ वाले हिस्से को बीच से तोड़ती है। वो एक हिस्से में पंखे का ब्लेड लगाती है और उसे मोटर से अटैच करती है और घड़े में पानी भर देती है। वो जैसे ही स्विच ऑन करती है वैसे ही कूलर हवा फेंकने लगता है, जिसमें पूरा घर ठंडा हो जाता है। रिद्धि का आग की तरह तपने वाली रसोई घर भी काफी ठंडी हो गई थी, लेकिन फिर भी चूल्हे की वजह से उमस होती थी। मई का महीना शुरू हो गया था, गर्मी काफी बढ़ गई थी। रिद्धि बहू, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कुछ ठंडा खाना बना दे। ये ठंडा खाना क्या होता है? जेठानी जी रुकिए, मैं गूगल करके देखती हूँ। रिद्धि ठंडा खाने के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है। भाभी, ठंडा खाना मतलब हमें घर वालों को दही, लौकी का रायता, खीरे का सलाद, पुदीना पानी, आमरस, ये सब खिलाना होगा। रिद्धि अपनी जेठानी के साथ मिलकर खाना बनाती है। रिद्धि लौकी काटती है तो वहीं चारू चावल बनाती है। वो मिट्टी के घड़े में दही जमाती है। सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब रिद्धि और चारू मिलकर उन्हें लौकी का रायता, दाल चावल, सलाद बनाकर देती है। अब जब भी उनके पति काम पर जाते तो वो उन्हें घड़े में बनाकर रखा हुआ आमरस देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रिद्धि रात में खाना बना रही थी। हाय राम, कितनी गर्मी है। कूलर होने के बाद भी घर के अंदर चूल्हा जलाने की वजह से घर में काफी उमस हो जाती थी। एक दिन जेठानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और रात का खाना रिद्धि बना रही थी। रिद्धि, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुमने घर ठंडा करने के लिए कूलर, फ्रिज सब कुछ बनाया। काश हम तुम्हारे लिए ठंडी रसोई बना पाते। समर को अपने लिए परेशान होता देख रिद्धि को खुशी होती है। माही और रौनक दोनों घर पर मिट्टी के कुल्हड़ियों से खेल रहे थे। वो एक के ऊपर एक कुल्हड़ रखकर उससे घर बना रहे थे, जिसे देखकर रिद्धि के दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। आप लोग चाहे तो अब हमारी ठंडी रसोई बन सकती है। कैसे रिद्धि? मैं तुम्हारे और चारू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम दोनों गर्मी में दिन भर रसोई में काम करती हो। गर्मी की वजह से चारू की तबीयत खराब हो गई। जेठ जी, क्या आप मेरे लिए मिट्टी के घड़े बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिद्धि बताओ, तुम्हें कितने घड़े चाहिए? जेठ जी, मुझे तो काफी सारे मिट्टी के घड़े की जरूरत होगी, शायद 100-150। क्या? इतने सारे घड़े? इतने सारे घड़ों का तुम क्या करोगी? जेठ जी, मैं मिट्टी के घड़ों से अपनी ठंडी रसोई बनाऊंगी। बहू, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं तेरे लिए मिट्टी के घड़े बनाऊंगा। रिद्धि, मैं भी मिट्टी के घड़े बनाऊंगा। मुझे मिट्टी के घड़े बनाने नहीं आते हैं, तो मैं आप लोगों की मदद करूंगा। अगले दिन हरिशंकर, नील और सोनम सुबह सुबह उठकर नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ ढेर सारा चिकनी मिट्टी लाकर मिट्टी के घड़े बनाते हैं। हरिशंकर और नील सुबह से लेकर अंधेरा होने तक मिट्टी के घड़े बनाते हैं। कभी रिद्धि उन्हें गोंद कतीरा का शरबत बनाकर पिलाती, तो कभी सरिता अपने हाथों से अपने बेटे और पति को खाना खिला देती। 3-4 दिन लगातार घड़ा बनाने के बाद वो लोग काफी सारा घड़ा बना लेते हैं। घर के सामने इतना सारा घड़ा देखकर पड़ोसी उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई हरिशंकर, क्या तूने अपना मिट्टी का घड़ा बेचने का काम शुरू कर दिया है? इतने सारे घड़ों का तू क्या करेगा? अरे शायद ये घड़े हरिशंकर अपनी बेटी को दहेज में देने वाला है। हरिशंकर अपने पड़ोसियों की बात सुनते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। अरे रिद्धि बेटा, मिट्टी के घड़े तो बन गए हैं, लेकिन इससे तुम्हारी ठंडी रसोई कैसे बनेगी? वो सब आप हम औरतों पर छोड़ दीजिए। आप लोग काफी दिनों से काम पर नहीं गए हैं। जेठानी जी ने खाना बना दिया है, आप खाना खाकर काम पर चले जाइए, बाकी सब कुछ हम लोग कर लेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर घर के मर्द काम पर चले जाते हैं। हम लोग मिट्टी के घड़े से रसोई कैसे बनाएंगे? मिट्टी के घड़े से रसोई बनाने के लिए हमें गोबर और भूसे की जरूरत होगी और कुछ लकड़ियों की। ये सब तो
हमें रामू काका के तबेले से मिल जाएगी। भाभी मैं ये सब लेकर आती हूँ। चारू भाभी आप मेरे साथ चलिए। सोनम और चारू रामू काका के तबेले में जाती है और वहां से तसले में काफी सारा गोबर, बोरी में भूसा और उनके बांस के बागान से काफी सारा बांस लेकर आती है। रिद्धि बांस लेकर उसे एक के बाद एक लगाती है और उनके बीच में मिट्टी के घड़े को मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक के ऊपर एक रखती है। चारू मिट्टी, गोबर और भूसे को मिलाती है और सोनम घड़ों के बीच से इस मिश्रण को भरती है। मिट्टी के घड़े की दीवार बनाने में तीनों की हालत खराब हो जाती है। उफ, मैं तो थक गई। सोनम, हम लोग थक कर रुक नहीं सकते। अगर हमने मिट्टी के घड़े की रसोई बना ली तो हमारी ठंडी रसोई बन जाएगी। रिद्धि की बात सुनकर चारू और सोनम दोनों जोश में आ जाती है और फिर तीनों मिलकर मिट्टी के घड़े की 3 तरफ की दीवार बनाती है। वो हवा बाहर जाने के लिए बड़ी सी लकड़ी की खिड़की और बड़ा सा दरवाजा बनाती है। हमने दीवार तो बना लिया है, लेकिन छत कैसे बनाएंगे? रिद्धि ये सोच ही रही थी कि तभी सरिता घर से अपने हाथ में पुआल का बना बड़ा सा छज्जा लेकर आती है। तुम लोग इतनी मेहनत से मिट्टी की घड़ों की दीवार बना रही थी तो मैंने सोचा पुआल से रसोई की छत बना दूं। माँ, बहुत अच्छा किया आपने। रिद्धि और चारू छज्जे को लेती है और उसे अपनी रसोई की छत पर लगा देती है। हमारी ठंडी रसोई बन गई। बस हमें इसमें चूल्हा लगाना है और रसोई का सामान लाकर रखना है। सोनम, तुम एक बोतल में पानी भरकर उसके ढक्कन में छेद करके मिट्टी के घड़े को पानी से भिगा दो। तब तक मैं और भाभी घर से सारा सामान हमारी ठंडी रसोई में शिफ्ट करते हैं। सोनम मिट्टी के घड़ों पर पानी डालती है। रिद्धि और चारू दोनों चूल्हे को उठाकर अपनी अपनी नई रसोई में लाती है। वो मिट्टी के घड़े का फ्रिज, पानी पीने का घड़ा, मसाले के डिब्बे, सब कुछ रसोई में ले आती है। रिद्धि, हमारी रसोई कितनी सुंदर लग रही है और अब तो मसाले रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। चूल्हा घर से बाहर आ जाने से घर में गर्मी और उमस खत्म हो गई थी। अब रिद्धि और चारू अपनी ठंडी रसोई में आराम से खाना बनाती है। भाभी, अब तो हमारी रसोई ठंडी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि बचे हुए मिट्टी के घड़ों से सब्जी उगा लूं। आइडिया तो अच्छा है। रिद्धि मिट्टी के घड़ों के पीछे छेद करके उसमें मिट्टी भरकर टमाटर, नींबू, मिर्च, बैंगन के बीज लगा देती है और छोटे मटकों में कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना उगा देती है। वो अच्छे से अपने पौधों में पानी डालती है, जिससे कुछ दिनों में उसकी मिट्टी के घरों की बनी ठंडी रसोई में सब्जी आ जाती है और वो अपने परिवार वालों को ठंडा ठंडा खाना खिलाती है। एक तरफ रिद्धि के ससुराल वाले उसके हाथ का ठंडा खाना खाकर खुश होते हैं तो वहीं उसके मायके में उसकी माँ को उसकी याद आ रही थी। वो रात में सोते वक्त अशोक से कहती है, कैसे पिता हैं आप? एक तो आपने अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर दी और एक बार भी उसका हाल तक नहीं लिया। मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है। मुझे उससे मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। कल हम लोग रिद्धि से मिलने के लिए जाएंगे। अगले दिन मालती और अशोक दोनों रिद्धि के ससुराल आते हैं। रिद्धि अपने मिट्टी के घड़े वाले ठंडी रसोई में खाना बना रही थी। रिद्धि को इस तरह खाना बनाता देख उसके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है। रिद्धि बेटा, अपनी माँ की आवाज सुनकर जैसे ही रिद्धि पीछे देखती है तो अपने माँ पिताजी को सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। रिद्धि रसोई के बाहर आती है। माँ, पिताजी आप यहाँ? रिद्धि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हारी शादी एक गरीब लड़के से करवाई, लेकिन अब तुम्हें इन लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ चलो। तुम इस लड़के से डिवोर्स लेना और मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में कर दूंगा। अशोक की आवाज सुनकर रिद्धि के ससुराल वाले घर के बाहर आ जाते हैं। अशोक की बातें रिद्धि को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्सा हो जाती है। पिताजी, आप मुझे क्या समझते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गुड़िया नहीं जिसके साथ आप खेल रहे हैं। पहले आपने मेरी शादी समर जी के साथ कर दी और अब आप मेरी शादी किसी और से करने की बोल रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, एक बार हमारी बात तो सुनो। नहीं, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी है। मेरी एक गलती की वजह से आप लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे संभलने का वक्त भी नहीं दिया। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने न सिर्फ मुझे संभाला बल्कि मुझे वो प्यार भी दिया है जो आप लोग मुझे कभी नहीं दे पाए। मैं अब समर जी से प्यार करती हूँ और मैं उनके साथ ही जिंदगी बिताऊंगी। अब आप लोग चले जाइए यहाँ से। इतना कहकर रिद्धि रोने लगती है। समर उसे गले लगाकर संभालता है। रिद्धि की बात सुनकर मालती और अशोक शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। रिद्धि और समर के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। वो समर के साथ प्यार से अपनी गृहस्थी की शुरुआत करती है और अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है और सबके साथ खुशी से रहती है।